हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं द वेस्टलैंड, जो कि लिखा है टी.एस. इलॉयड ने। दोस्तों, ये पोएम काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो हर वीडियो में हम इस पोएम का एक एक पार्ट समझेंगे। इस पोएम में टोटल 5 पार्ट है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, जो कि है द ब्यूरियल डेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पोएम पब्लिश हुई थी पहली बार अक्टूबर 1922 में। पब्लिश हुई थी क्राइटेरियन यूके में और यूएस में द डायल में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम डेडिकेटेड है इज़रा पाउंड को, जिसे लाइट काफी ज्यादा एडमायर करते थे। इस पोएम के थीम स्पिरिचुअल डिस्पेयर एंड एम्प्टीनेस, फ्रेगमेंटेशन, डेथ, रीबर्थ, मॉडर्न एलियनेशन, लॉस ऑफ मीनिंग एंड ट्रेडिशन और टाइम एंड मेमोरी है। इस पोएम का मूड ब्लीक, डिसोरिएंटेड, हॉन्टेड लेकिन मिस्टिकल है। इसका मीटर हाईली इरेगुलर है। इसमें आपको इनैबिक पेंटामीटर देखने को मिलेगा, लेकिन ये पोएम फ्री वर्स को डोमिनेट करती है। इस वजह से कभी कभी जो लाइन है वो ट्रेडिशनल मीटर में फॉल करती है। राइमिंग स्कीम कंसिस्टेंट नहीं है और इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे जब पोएम को तब डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, अप्रैल इज द cruelest month, breeding lilacs out of the dead land mixing, memory and desire stirring dull roots with spring rain। नॉर्मली जैसे आपको पता ही है कि जो पोएम में जब स्प्रिंग को मेंशन करते हैं पोएट्स, तो उसका मतलब रीबर्थ से है और ब्यूटी से है। लेकिन यहाँ पे टी.एस. इलॉयड ने कहा है अप्रैल को एज क्रूअल, क्योंकि टी.एस. इलॉयड का ये मानना है कि ये जो रीबर्थ होता है इसकी वजह से दोबारा से लाइफ में वापस आना पड़ता है, उस बेरन, उस लाइफलेस वर्ल्ड में वापस आना पड़ता है। ब्रीडिंग लिलेक्स जो है सिंबलाइज करता है न्यू लाइफ और होप को। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि ये पेनफुल है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पुरानी मेमोरीज, आपके डिजायर्स भी वापस आ जाते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग रेन है वो ग्रोथ के लिए होती है, लेकिन साथ साथ ये एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी है जो डिस्टर्ब कर देती है पुरानी यादों को, पुराने अतीत को। डल रूट्स जो है वो पास्ट को रिफर कर रहा है यहाँ पे। आगे स्पीकर कहते हैं, विंटर कैप्ड इज वार्म कवरिंग, अर्थ इज फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स। ऑफनली जो पोएम्स होती है उसमें विंटर को एज अ हार्श दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि वो विंटर जो है वो कंफर्टिंग होती है, क्योंकि उसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाते हो। जो बर्फ होती है, स्नो होती है, वो पिछला सब कुछ ढक देती है। आपके इमोशंस नम हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। ड्राइड ट्यूबर्स का मतलब यहाँ पर पोटैटोज और रूट से है, और ये चीज सजेस्ट कर रही है बेयर सर्वाइवल, मिनिमल और नम एग्जिस्टेंस को, जो डीपर फीलिंग्स को कंफर्ट नहीं करते। आगे स्पीकर कहते हैं, समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गर सी, with a shower of rain we stopped in the colonnade and went on sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour। ये जो पैसेज है ये थोड़ा पर्सनल बन जाता है और नॉस्टैल्जिक भी। स्पीकर यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं एक समर को जो उन्होंने जर्मनी में बिताया था। स्टैनबर्गिसी एक लेक है बेवेरिया में, जो कि जर्मनी में है। यहाँ पे स्पीकर एक पीसफुल सीन को भी रिकॉल कर रहे हैं, कल्चर्ड यूरोपियन सीन को, जैसे कि रेन, पिलर्ड वॉकवे, सनलाइट, गार्डन। हॉफ गार्डन जो है वो गार्डन का नाम है जो जर्मनी में है। कॉफी, कन्वर्सेशन, इन सबको यहाँ पे मेंशन करा है स्पीकर ने, जो जर्मनी के पीसफुल सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये एक धुंधली याद है, एक टूटी फूटी कहानी का हिस्सा। आगे स्पीकर कहते हैं, बिन कैरगेन एंड रूसन साथ में आउसलेट ओवन एक दूश। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लुथेनिया, आई एम रियल जर्मन। तो ये जो स्पीकर है वो अपनी पिछली मेमोरी में एक वुमेन थी। यहाँ पे टी.एस. इलॉयड ये दिखाना चाह रहे हैं कि मॉडर्न यूरोप में जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है लोगों के अंदर, जो कि हिस्ट्री और माइग्रेशन की वजह से इस चीज को और कंफ्यूज्ड बनाती है। आगे स्पीकर कहते हैं,
And when he were children staying at the Archduke's, my cousins his two, took me out on a sled, and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight. And down we went. अब नॉस्टैल्जिक मेमोरी में मैरी को अपना बचपन याद आता है आर्किड्यूक के घर में, जो कि एक रॉयल एरिस्टोक्रेटिक एनवायरनमेंट था। जो स्लेड राइड थी पहाड़ी के नीचे से, वो डर और एक्साइटमेंट दोनों का ही कॉम्बिनेशन थी। एक ऐसी फीलिंग थी जिसमें कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये एक मेटाफॉर है। ये सब दिखाता है कि कैसे मासूमियत चली जाती है। एक प्री वॉर दुनिया थी जो प्रिविलेज से भरी हुई थी, लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका है। आगे कहते हैं इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री। यहाँ पर माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है एस्केप को फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, प्योरिटी और सिंप्लिसिटी में वापस जाना एक कॉम्प्लेक्स लाइफ से। ये लाइन कॉन्ट्रास्ट है इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्प्रिजनमेंट का। आगे स्पीकर कहते हैं आई रेड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। ये लाइन सजेस्ट करती है आइसोलेशन और हैबिट को, कि जो स्पीकर है वो रात के वक्त में रीड करते हैं, जो दिखाता है कि शायद तो वो दुनिया से भागना चाहते हैं, इसलिए वो अपना टाइम रात में स्पेंड करते हैं, या फिर उन्हें इंसोमिया है, उन्हें नींद नहीं आती। और माइग्रेट साउथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉसिबली हेल्थ और कंफर्ट को, या फिर यूरोपियन ट्रेडिशन को। ये लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है डिसलोकेशन, एजिंग और इमोशनल विड्रॉल को, कि एक इंसान लोकेशन बदलता है, या तो उसका बुढ़ापा आ चुका है, या फिर वो इमोशनली लोगों से दूर रहना चाहता है। आगे स्पीकर कहते हैं What are the roots that clutch? What branches grow? What of the stony rubbish? यहाँ पे स्पीकर पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी जिंदगी है जो एक ऐसे लैंडस्केप से ग्रो कर सकती है जो कि बैरन और ब्रोकन है, यानी कि एक खंडर और एक टूटी हुई जगह। रूट्स दैट क्लच एंड ब्रांचेस जो है वो रिफर करती है ग्रोथ को। लेकिन स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो वेस्टलैंड है, ये जो बेजान जमीन है, खंडर जमीन है, ये इनहॉस्पिटेबल है लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल वे में भी और फिजिकली भी। यहाँ कोई रह नहीं सकता। आगे स्पीकर कहते हैं Son of man, and you cannot say or guess, for you known only a heap of broken images. Son of man जो है बिब्लिकल एड्रेस करती है इजिकेल को। ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो स्पीकर का रोल है वो एक प्रॉफिट की तरह है, जो ह्यूमैनिटी को एक नई दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन जो लिसनर्स है वो उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे, ट्रुथ को समझ नहीं पा रहे, और टूटी फूटी सिर्फ कुछ इमेजेस हैं, कुछ मेमोरीज ही हैं अब उनपे। ये चीज दोस्तों रिफर कर रही है कि जो मॉडर्न सोल है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने स्पिरिचुअल रूट से डिस्कनेक्टेड है। आगे स्पीकर कहते हैं Where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief and the dry stone no fount of water. अगेन ये जो इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट की है ये दिखाती है एक डेजर्टेड प्लेस को। सन बीट्स रिप्रेजेंट करती है हार्श रियलिटी को, डेड ट्री दिखाते हैं नो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, क्रिकेट सिंबलाइज करता है कंफर्ट को, ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई जिंदगी नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। दोस्तों ये लाइंस दिखाती है कि इस लैंड पे डिवाइन एब्सेंस है, इस लैंड पे सिर्फ पाप है जो नेचर को भी इफेक्ट कर रहे हैं। आगे कहते हैं ओनली देयर इज अ शैडो अंडर दिस रेड रॉक, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक। सडनली इस पोएम में एक हिंट मिली है रिलीफ की। शैडो का मतलब है शेल्टर, शेल्टर फ्रॉम द हार्श सन, हार्श रियलिटी। रिपीटेशन जो है वो क्रिएट कर रही है यहाँ पे इनवाइटिंग टोन को, जैसे कोई किसी को बुला रहा है, जैसे कि कोई एक रिचुअल हो रहा हो। और रेड रॉक जो है सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल रेफ्यूजी को, जैसे कि क्राइस्ट या पेट्रा फ्रॉम द बाइबल, और वॉलेंट हिस्ट्री जैसे कि ब्लड वॉर और सेक्रीफाइस। आगे स्पीकर कहते हैं एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर योर शैडोज एट मॉर्निंग स्ट्रीडिंग बिहाइंड यू और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। अब यहाँ पे स्पीकर एक नई तरह की रेवलेशन देता है, कुछ ऐसा जो रोशनी और छाया मतलब शैडो के आम खेल से भी आगे है, जो वक्त और इंसानी जिंदगी को दिखाता है।
मॉर्निंग शेडो जो तुम्हारे पीछे होती है वो यूथ और कॉन्फिडेंस को दिखाती है, और इवनिंग शेडो जो तुम्हारे आगे बढ़ती है वो एजिंग और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइंस जो है वो बता रही है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आगे स्पीकर कहते हैं, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग लाइन ऑफ दिस पोएम। हैंडफुल ऑफ डस्ट जो है डेथ और डिके को दिखा रही है, लेकिन जो इलॉयड है इस फीलिंग को और ज्यादा इंटेंस बना देते हैं फियर शब्द के थ्रू। ये लाइन दिखाती है कि जिंदगी का एक छोटा हिस्सा हिस्सा भी डर को दिखाता है। आगे स्पीकर अगेन इस पोएम में जर्मन में कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं, फ्रिश वे देर विंड देर हाई मैथुसु माइन irish kind वो वाइलेस डू, जिसकी ट्रांसलेशन है फ्रेश ब्लोज द विंड टूवर्ड होम माई आरिश चाइल्ड वेयर आर यू। ये लाइंस है जो वो ली गई है वैगनर्स ओपरा ट्रिस्टन एंड आइसोलेट से। जो आइसोलेट है वो अपनी प्यार ट्रिस्टन के जुदाई में है। ये कोट कन्वे करता है नॉस्टैल्जिया, यर्निंग और लॉस्ट लव को, मतलब इच्छा अपने प्यार को वापस पाने के लिए जो आपसे दूर हो गया है। यहाँ पे लाइट ने इस पोएम में इस कोट को इंसर्ट करा है एज रोमांटिक कल्चर मेमोरी इनटू द वेस्टलैंड, लेकिन ये थोड़ा टूटी फूटी है और ये थोड़ी फॉरेन है। आगे स्पीकर कहते हैं, यू गिव मी हायसिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। अब स्पीकर एक पर्सनल मेमोरी का जिक्र कर रहे हैं, अपने प्यार और एक अपने इमोशनल इंटीमेसी को। हायसिंथ जो है वो फ्लावर है जो स्प्रिंग में ग्रो करते हैं, लेकिन ये सिंबलाइज करते हैं मॉर्निंग को, शोक को और अनफुलफिल्ड लव को। इन ग्रीक मिथ अकॉर्डिंग टू दैट इसका ये मानना है जो हायसिंथ था उसके मरने के बाद वो एक फ्लावर बन गया था। अगेन दोबारा से यहाँ पे इलॉयड ने ब्यूटी को लॉस से मिक्स कर दिया है, लव और डेथ को मिक्स कर दिया है, जो ये दिखाता है कि जो मेमोरीज होती हैं, अफेक्शन होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दर्द छुपा हुआ होता है। आगे स्पीकर कहते हैं, दे कॉल मी अ हायसिंथ गर्ल। अगेन वुमेन की वॉइस को यहाँ पे रिकॉल किया गया है, उसके पास मूवमेंट को, उसके लव और उसके डिजायर को याद किया गया है, जहाँ पे वो एसोसिएटेड थी हायसिंथ से, जो कि सिंबल है ब्यूटी, लव और शोक का। वो एक याद की तरह, एक मेमोरी की तरह है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और अनफुलफिल्ड लव को दिखा रही है। आगे स्पीकर कहते हैं, yet when we came back late from the hyacinth garden your arms full and your hair wet। यहाँ पे स्पीकर ने एक इंटीमेट मोमेंट को शेयर किया है। वो बताते हैं कि जब वो गार्डन से वापस आए, वो गार्डन, वो प्लेस जो लव को सिंबलाइज करती है, इमोशनल अवेकिंग को सिंबलाइज करती है। ये जो इमेजरी है आर्म्स ऑफ फुल और हेयर वेट सिंबलाइज कर रहे हैं, इन्वोक्स कर रहे हैं सेंसुअलिटी, नेचर और अबेंडेंस को। यहाँ पे फर्टिलिटी और मिथ जो है स्ट्रॉन्गली बताए जा रहे हैं। आगे कहते हैं, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड एंड आई न्यू नथिंग। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि वो इमोशनली पैरालाइज हो चुके हैं, वो लाइफ से दूर जा चुके हैं। ये लाइन एक्सप्रेस कर रही है मॉडर्न डिल्यूजमेंट को, कि ब्यूटी, सोल और लव के होने के बावजूद भी लोग नम, हॉलो और लॉस्ट हो जाते हैं। नीदर लिविंग नॉट डेड जो है वो बता रहा है लिमिनल स्टेट को, स्पिरिचुअल डेडनेस और ट्रॉमा को, जो कि पोस्ट वॉर के बाद है। आगे स्पीकर कहते हैं, लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइफ द साइलेंस। ये एक हॉन्टिंग लाइन है। हार्ट ऑफ लाइट ऑब्वियसली रिवील करता है ट्रुथ, रेलिवेशन, पॉसिबली डिवाइन विजन को, लेकिन उसके बावजूद भी कंफर्ट नहीं मिलता, एक साइलेंस होती है। यहाँ पे इलॉयड ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉपर पाथ है, लेकिन अगर उसमें गाइडेंस नहीं है डिवाइन की, तो आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो, अपनी मुक्ति से बहुत दूर हो। आगे कहते हैं, आउट और लेयर दैट्स मेहर। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अगेन यहाँ पे जर्मन लाइन का यूज किया है इलॉयड ने, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है डाइसोलेट एंड एम्प्टी इन द सी। और ये लाइन ली गई है अगेन वैगनर्स के ट्रिस्टिन और आइसोलेट से, जो लॉस्ट लव और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के थीम को फॉलो करता है। समुद्र को हमेशा मिस्टिकल और इमोशनल देखा गया है। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं जो वॉइड है, जो खालीपन है,
वो स्पीकर के अंदर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेट का एक मिरर है। आगे स्पीकर कहते हैं, मैडम Sosostris, famous clairvoyant, had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe. यहाँ पे लॉयड ने पोएम की जो टोन है उसको शिफ्ट कर दिया है। अब वो मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मैडम सोजस्ट्रिस है वो एक पैरोडी है फॉर्च्यून टेलर की। पैरोडी का मतलब पता ही होगा, फनी इमिटेशन। स्पीकर ने यहाँ पे मिक्स किया है अकल्टिज्म विद एब्सर्ड रियलिज्म के साथ। बैड कोल्ड जहाँ पे रेफर कर रहे हैं वो कह रहे हैं वाइसेस्ट वुमेन इन द यूरोप, जो कि आयरॉनिक है, सजेस्ट करता है लॉस और जेन्युइन स्पिरिचुअल इंसाइट को। आगे स्पीकर कहते हैं, विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हियर सेड शी, इन इज योर्स कार्ड द ड्राउन फोनिशियन सेलर। ये लाइन मिमिक करती है टैरो कार्ड रीडिंग को, जो ब्लेंड है मिस्टिकल और मॉडर्न कंफ्यूजन का। ड्राउन फोनिशियन सेलर रिप्रेजेंट करता है लॉस्ट एशियन कल्चर को। फोनिशियन एशियन मेडिटेरियन सिविलाइजेशन थी और ड्राउनिंग सिंबलाइज करता है डेथ, स्पिरिचुअल डाइसोलेशन और रीबर्थ को। एक और चीज, ये लाइन फेलिबस द फोनिशियन, जो कि इस पोएम का सेक्शन 4 है, उसको भी फोरशैडो करती है, जो एक वार्निंग है स्पिरिचुअल लॉस्ट की। आगे स्पीकर कहते हैं, दोस आर पर्स दैट वर हिज आईज लुक। ये लाइन बोरोड है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से, और ये लाइन जो है एरियल जो स्पिरिट होती है उसका सॉन्ग की लाइन है, जो डिस्क्राइब करती है कि जो कॉप्स है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है समुंदर से। जो सेलर्स हैं उनकी आंखें मोती जैसी हो गई हैं, यानी कि एक कॉप्स की तरह, एक मृत शरीर की तरह। ये लाइन दिखाती है कि जो डेथ है वो भी ब्यूटीफुल बन जाती है, लेकिन साथ साथ ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और डिटैचमेंट दिखा रही है ह्यूमन सोल का। आगे स्पीकर कहते हैं, हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशन। बेलाडोना का मतलब है ब्यूटीफुल लेडी इन इटालियन, लेकिन साथ ही बेलाडोना एक पॉइजनस प्लांट भी है। तो यहाँ पे स्पीकर ने एक डेंजरस फिगर दिखाई है, एक डेंजरस ब्यूटी दिखाई है। लेडी ऑफ रॉक्स एको करती है लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग को, जो मिस्ट्री, हिडन विजडम और आर्टिस्टिक रेफरेंस को सजेस्ट कर रही है। और लेडी ऑफ सिचुएशन मतलब मैनिपुलेटिव फेट, जो मैनिपुलेट करते चीजों को। टीएस इलियट ये कह रहे हैं कि जो मेरी दुनिया है वो अपना मॉरल खो चुकी है, स्पिरिचुअल गाइड पोस्ट खो चुकी है, और अब उसके पास कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। आगे स्पीकर कहते हैं, हियर इज अ मैन विद 3 स्टेप्स एंड हियर द व्हील। इस लाइन में स्पीकर ने जिक्र किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग में होते हैं, जो वेटिंग, विजन और एंटरप्राइज दिखाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट इसका शायद मतलब रूलर, सीकर या फिर बर्डन्ड मैन है। इलियट ने ढंग से यहाँ पे मीनिंग को क्लियरली मेंशन नहीं किया। वो बताना चाहते हैं कि ये मॉडर्न टाइम्स में साइन को इंटरप्रेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये टैरो कार्ड सिंबलाइज करता है चेंज, फेट और साइक्लिकल एग्जिस्टेंस को। वेस्ट ऑफ लैंड में व्हील जो है शायद हिस्ट्री या साइक्लिकल नेचर को दिखा रहा है, यानी कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो घूमता हुआ एक चक्र है। डेस्टिनी जो है वो अनकंट्रोलेबल घूमती रहती है, या फिर सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का भी ये संकेत हो सकता है व्हील। आगे स्पीकर कहते हैं, एंड हियर इज द वन आई मर्चेंट एंड दिस कार्ड व्हिच इज ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक व्हिच आई एम फॉरबिडन टू सी। वन आइड मर्चेंट सिंबलाइज करता है ब्लाइंड कॉमर्स, एक्सप्लॉयटेशन या फिर एक धुंधली इमेज को दुनिया की। ब्लैंक कार्ड रेफर करता है एक अनहिडन ट्रुथ, वो ट्रुथ जो अभी तक बाहर नहीं आया। पॉसिबली एक ऐसा बर्डन जो कि मर्चेंट कैरी कर रहे हैं। स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी या विजनरी माने जाते हैं वो लोग भी अंधकार और रहस्यों में, मिस्ट्रीज में गुम हो चुके हैं। उनके रास्ते में कोई स्पिरिचुअल ब्लॉकेज होता है जो उन्हें सच देखने से रोक देता है। आगे कहते हैं, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन जो है अगेन एक टैरो कार्ड है जो सिंबलाइज करता है सेक्रीफाइस, स्पिरिचुअल इंसाइट और
ट्रांसफॉर्मेशन को। और यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि उसकी जो एब्सेंस है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया के पास इनलाइटमेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटी है रिन्यूअल की वो मिसिंग है। फियर डेथ बाय वाटर, ये जो लाइन है ये सेक्शन 4 डेथ बाय वाटर में एक वार्निंग है। वाटर टिपिकली क्या सिंबलाइज करता है? रीबर्थ को, क्लीननेस को, लेकिन यहाँ पर ये एक डर का कारण है जो सजेस्ट करता है वायलेंट स्पिरिचुअल लॉस को, डेथ को। तो जो इलॉइट हैं उन्होंने जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं उन्हें भी उल्टा कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है। जो पानी कभी पवित्र माना जाता था अब वो डिस्ट्रक्टिव है। आगे कहते हैं आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग। पॉसिबली यहाँ पे पोएट जो रिफर कर रहे हैं डांटे की इन्फर्नो को, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो पापी लोग हैं, जो सिनर्स हैं, वो हेल में एक सर्कल में घूमते रहते हैं, मतलब उनकी पनिशमेंट कभी खत्म नहीं होती। ये मॉडर्न अर्बन क्राउड को भी इन्वोक करती है ये इमेज, जहाँ पे दिखाते हैं कि जो जिंदगी है वो एक मीनिंगलेस रूटीन में चले जा रही है। अगेन सिंबलाइज स्पिरिचुअल एमलेसनेस का, जैसे कि जो लोग हैं वो एक रिचुअल में फंस गए हैं बिना किसी पर्पस के साथ। आगे स्पीकर कहते हैं थैंक यू इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ। अब इस पोएम में कॉमिक टर्न देखने को मिला है। जो मैडम सोसिस्ट्रिस थी उन्होंने एक रेगुलर पर्सन की तरह एक सोशल मैसेज को पास किया है। किसको? मिसेस एक्विटोन को, जो कि पॉसिबली एक मेड अप नेम है जो सिंबलाइज करता है फ्लैटनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी को। इस लाइन में स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेसी है वो एक कैजुअल बन गई है, कॉमोडिफाई हो गई है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। आगे कहते हैं वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। ये एक आयरॉनिक लाइन है, पॉसिबली एक सटारिकल लाइन है। एक तरफ तो यहाँ पे सोशल मैनर्स पर कमेंट की गई है और डीपर लेवल पर ये एक स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, एक जनरल एंजाइटी है मॉडर्न एग्जिस्टेंस की। स्पीकर कह रहे हैं कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मीनिंग स्टेबल नहीं है। ऐसी दुनिया में एक इंसान को संभल कर चलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए और किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आगे पोयम में स्पीकर ने कहा है अनरियल सिटी। ये एक ऐसा मोटिव है जो पोयम में बाद में भी आपको देखने को मिलेगा। अनरियल सिटी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न लंदन को, लेकिन वो एक ऐसी जगह नहीं है जो एक वाइब्रेंट प्लेस हो, बल्कि एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअली बैरन हो, एक खंडर टाइप हो। ये लाइट इलॉयट ने एक फ्रेंच पोएट से ली है जिसे वो शायद एडमायर करते हो, जिसका नाम है बॉडेलियर। ये लाइन एम्फसाइज कर रही है डिके बीनीथ सिविलाइजेशन को, यानी कि जो सिविलाइजेशन है उसके नीचे उसकी चमक के नीचे छुपा हुआ एक मॉरल गिरावट या कुछ स्पिरिचुअल खोखलापन। आगे स्पीकर कहते हैं अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन। ये लाइन दिखाती है एक ब्लीक डिप्रेसिंग सेटिंग को। ब्राउन फॉग जो है वो पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल स्मोक या फिर स्पिरिचुअल वीकनेस का एक मेटाफोर है जो दिखा रहा है कि जो मॉडर्न मैन है उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से ढक चुकी है, उसमें सूझबूझ की शक्ति नहीं है। लेकिन इस लाइन के एंड में जो डॉन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक होप को, एक उम्मीद है तभी भी। आगे स्पीकर कहते हैं अ क्राउड फ्लोट ओवर लंडन ब्रिज सो मैनी आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। इस लाइन में स्पीकर ने एक इमेज बताई है जहाँ पे जो लंदन ब्रिज है उसको काफी लोग क्रॉस कर रहे हैं सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, शायद वो अपने काम पर जा रहे हैं। आगे ये जो लाइन है एको करती है डांटे के इन्फर्नो को, जहाँ पे जो सोल है वो एक लाइन में हेल की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पे इलॉयट जो है वो मॉडर्न अर्बन लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं आफ्टर लाइफ से, जो कि हेल में सोल्स बिताती हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीकर जो लोग हैं वहाँ के वो ज़ॉम्बी की तरह हैं, यानी कि उनकी बॉडी तो अलाइव है लेकिन वो स्पिरिचुअली डेड है। वो बस एक रूटीन को फॉलो करे जा रहे हैं बिना किसी पर्पस के। आगे स्पीकर कहते हैं साई अ शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर्ड एक्सेल्ड एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट। ये पिक्चर और डिप्रेस्ड है और एक रोबोटिक एग्जिस्टेंस को दिखा रही है, सजेस्ट कर रही है लाइफलेसनेस को, रेजिग्नेशन को, एक रूटीन सफरिंग को जो वहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं,
फेस कर रहे हैं। लोग जो है नजरें ऊपर भी नहीं उठा रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है उन लोगों ने और एक रूटीन में काम करे जा रहे हैं। वो लोग सेल्फ कंटेन्ड है और वो लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो चुके हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, फ्लोट अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट टू वेयर सेंट मैरी विल नॉट केप द आवर्स with a dead sound on the final stroke of 9। इन लाइनों में टीएस जो है कंटिन्यू में बोल रहे हैं, डीह्यूमनाइज कर रहे हैं लोगों को। किंग विलियम स्ट्रीट एक ऐसी लोकेशन है लंदन में जो कि वहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, और सेंट मैरी विल नॉट एक चर्च है वहाँ पे जिसकी पास एक क्लॉक भी है जो एक वक्त पे स्ट्राइक करती है लाइक एन अलार्म। डेड साउंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफलेस टाइम और सोललेस रिचुअल को, कि इस क्लॉक में कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी कि जब ये स्ट्राइक करती है तो लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, एक ऐसे रूटीन में जाते हैं जो मीनिंगलेस है। आगे स्पीकर कहते हैं, देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग, स्टेटसन यू हु वर विद मी इन द शिप ऑफ माइल। अगेन यहाँ पे स्पीकर ने एक मेड अप नेम का यूज किया है जिसका नाम है स्टेटसन। पॉसिबली एक नाम है जो मॉडर्न नेम है। स्पीकर उसे ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे वो उनका साथी हो एक बैटल ऑफ मर्ल में जो 260 BCE में हुई थी रोम में कैथरेज के खिलाफ, जीता था। ये रेफरेंस बताता है कि जो आज की लाइफ है वो भी एक वॉर जैसी, एक बैटल जैसी है। लोग मशीन जैसे बिना किसी इमोशंस के साथ वॉयलेंट, और शायद हिस्ट्री के रिपीट होने से लोग बच भी नहीं सकते। यहाँ पे टीएस इलॉयड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, जस्टिपोजिशन दिखा रहे हैं। एक तरफ क्लासिकल हीरोइज्म है जैसे पुराने जमाने के युद्ध बैटल जो हुआ करती थी, और दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफ की एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे नाम, पहचान, इंडिविजुअलिटी सब गायब हो चुके हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज इट बिगन टू स्प्राउट, विल इट ब्लूम दिस ईयर। ये थोड़ी शॉकिंग सी इमेजरी है। यहाँ पे स्पीकर जो है मजाक उड़ा रहे हैं रीबर्थ का। कॉप्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फेल्ड स्पिरिचुअल रीबर्थ को या किसी डेड ट्रेडिशन को जिसे एक मॉडर्न मैन बार बार वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये टोन जो है सरकास्टिक भी है और सिनिस्टर भी है। यहाँ पे स्पीकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इस बेजान जमीन पर कुछ उग भी सकता है। आगे कहते हैं, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड। फ्रॉस्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेथ को, स्पिरिचुअल कोल्डनेस और इंटरप्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ को। ये लाइन में स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि डेथ से अब दोबारा से कोई रिन्यूअल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं, ओ कीप द डॉग फार हैंड्स दैट्स फ्रेंड टू मैन, और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन। यहाँ पे टीएस इलॉयड पॉसिबली रिफर कर रहे हैं माइथोलॉजिकल डॉग एनोबिस को जिसने डेड को गार्ड किया था। साथ ही यहाँ पे ये जो डॉग है वो शायद रिफर कर रहा हो ऑडियस के डॉग एरेगस को, या फिर ये बताना चाह रहे हो स्पीकर की जिस चीज को जमीन में दफना दिया गया है, जो कि ट्रॉमा, ट्रुथ और कॉप्सेस हैं, उनको डिग करा जा रहा है वापस से। जो सच थे जिन्हें दबा दिया गया था उन्हें बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। आगे स्पीकर कहते हैं, यू हाइपोक्रेट लेक्चरर मॉन फ्लेमेबल मॉन फेरर। ये फ्रेंच लाइन है जिसका ट्रांसलेशन है, यू हिपोक्रेट रीडर माई लाइकनेस माई ब्रदर। अब स्पीकर शिफ्ट हो गए रीडर की तरफ। स्पीकर यहाँ पे रीडर को भी दोषी ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोग भी उन्हीं जैसे हो जो पोएम में दिखाए गए हैं। दोस्तों यहीं पे ये सेक्शन द ब्यूरल ऑफ डेथ एंड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम अ गेम ऑफ चेस को डिस्कस करेंगे। सो आपकी वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए अब ओवरऑल पोएम की समरी को समझते हैं। ये पार्ट सीन के इमेजेस से स्टार्ट होता है जिसमें पोएट अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कहते हैं क्योंकि वो डेड लैंड में न्यू लाइफ जगाता है और पुराने दर्द को फ्रेश कर देता है। विंटर के टाइम नेचर थोड़ा डेड था, सब फ्रोजन था, लेकिन अप्रैल के आने से जागरूकता आ चुकी है जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। फिर पोएट अलग अलग वॉइसेस और कैरेक्टर्स के थ्रू मॉडर्न दुनिया की ब्रोकननेस को दिखाते हैं। कभी एक जर्मन काउंटेस मारिया अपनी बचपन की मेमोरीज याद करती है,
तो कभी एक फॉर्च्यून टेलर टैरो कार्ड के थ्रू एक डार्क फ्यूचर बताती है। इसमें एक ड्राउन्ड फोनिशियन सेलर और एक वन आइड मर्चेंट के सिंबल्स दिखाए जाते हैं जो डेथ, डिस्ट्रक्शन और ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है। अगला सीन होता है एक सिटीस्केप का। दोनों ब्रिज पर भीड़ चल रही है। सब लोग ज़ॉम्बी की तरह लग रहे हैं, जैसे वो लिविंग डेड हो। इलाइट यहाँ दिखाते हैं कि मॉडर्न लोग अपने अंदर से खोखले हो गए हैं। उनकी लाइफ मैकेनिकल और मीनिंगलेस बन गई है। पोएट एक दोस्त को भी एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वो कॉप्स प्लांट करना होगा जो तुम्हारे गार्डन में पैदा है, जो एक सिंबॉलिक बात है रीबर्थ और डिके की साइकिल की। पूरा पार्ट बेसिकली मॉडर्न सिविलाइजेशन के स्पिरिचुअल ड्राइनेस और कल्चर डिके को पोर्ट्रे करता है। टीएस इलॉयट ने बिब्लिकली, हिस्टोरिकली और माइथोलॉजिकली रेफरेंस यूज करके दिखाया है कि दुनिया बैरन वेस्टलैंड बन गई है, एक बंजर जमीन जैसी बन गई है जहाँ लोग फिजिकली तो जिंदा हैं पर स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं।